नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंस लेवल डीआई के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस में मेंस लेवल डीआई के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर जाकर उन वीडियोज़ को देखिए, लाइक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। डीए गिवन हमें, अब देखते हैं हम डायरेक्शंस। टेबल चार्ट बिलो गिव्स नेम्स ऑफ 5 बैंक्स एंड देयर सिंपल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। टेबल चार्ट गिवन है हमें, उसमें हमें 5 बैंक्स गिवन है और उनकी सिंपल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी गिवन है। इफ़ द डिपॉजिट्स आर अंडर द लिमिट्स द गिवन इंटरेस्ट रेट्स विल बी अप्लाइड। जो डिपॉजिट करवाए जाते हैं उस बैंक में, अगर वो लिमिट के अंडर रहते हैं तो जो गिवन इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अप्लाई होंगी। इफ़ द डिपॉजिट्स आर बियॉन्ड दैट एडिशनल फैसिलिटीज़ विल बी गिवन। अगर डिपॉजिट उसके बियॉन्ड चला जाता है तो एडिशनल फैसिलिटी भी दी जाती है। आगे नोट गिवन है, इफ़ एडिशनल फैसिलिटी इज अप्लाइड बाय एनी बैंक देन इट विल बी ऑन टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, नॉट जस्ट व्हाट इज अबव द लिमिट। मीन्स इफ समवन डिपॉजिटेड 12 lakh in State Bank then the additional facility will be applicable to 12 lakh, not just 12 minus 10 2 lakh। नोट में हमें गिवन है कि अगर एडिशनल फैसिलिटी जो भी अप्लाई की जाएगी बैंक के द्वारा वो टोटल अमाउंट पे की जाएगी, ना कि सिर्फ जो अबव द लिमिट अमाउंट होगी उस पर की जाएगी। अगर हमें एग्जांपल भी गिवन है कि अगर एसबीआई में 12 लाख रुपए डिपॉजिट किए गए हैं तो जो एडिशनल फैसिलिटी है वो 12 लाख पे अप्लाई होगी, ना कि उस एक्स्ट्रा 2 लाख पे अप्लाई होगी। सो डायरेक्शंस रीड कर लिए हमने, अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रमेश वॉन अ लॉटरी एंड डिपॉजिटेड ऑल द अमाउंट इन एक्सिस बैंक। आफ्टर 3 years ही रिसीव्ड एन एडिशनल 4,96,500। वट अमाउंट हैड ही डिपॉजिटेड। रमेश ने एक लॉटरी जीती और सारी की सारी अमाउंट अपनी एक्सिस बैंक में डिपॉजिट कर दी। 3 साल के बाद उसको एडिशनल जो अमाउंट मिली वो थी 4,96,500 रुपये। हम बताना है कितनी अमाउंट उसने डिपॉजिट की एक्सिस बैंक में। तो करते हैं सॉल्व इसको। तो देखिए, अब रमेश ने एक्सिस बैंक में डिपॉजिट किया अपनी अमाउंट, एक्सिस बैंक जिसकी लिमिट है 12 लाख रुपए। तो अब 2 कंडीशन बनेगी। फर्स्ट बनेगी कि उसकी जो अमाउंट होगी वो लेस देन इक्वल टू 12 लाख होगी। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन बनेगी वो बनेगी कि अगर उसकी अमाउंट है जो वो 12 लाख से ज़्यादा है। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं पहले हम कि अगर रमेश ने 12 लाख या उससे कम रुपए डिपॉजिट किए हैं उस बैंक में। तो देखिए 12 लाख है और उस पर रेट है जो एक्सिस बैंक में वो है 10%। तो यहाँ से 1/10 SI के लिए 3 years के लिए कट करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3,60,000 रुपये। तो ये मिलती उसको एक्स्ट्रा अमाउंट अगर वो 12 लाख या उससे कम रुपए डिपॉजिट करवाता, बट यहाँ पे मिली है उसको 4,96,500 रुपये। तो इसका मतलब जो उसकी अमाउंट है वो 12 लाख से बड़ी है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। सेकंड कंडीशन अब हम देखते हैं। तो देखिए 12 लाख से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट की है तो उसको जो एडिशनल फैसिलिटी है वो मिलेगी। तो वो है दी SI विल बिकम CI कंपाउंडेड एनुअली। तो जो SI है वो बन जाता है अब CI और कंपाउंड होता है एनुअली। तो 12 लाख तक जो फैसिलिटी मिलती थी 10% रेट की SI की, अब वो कन्वर्ट हो गई CI में और एनुअली CI कंपाउंड होगा। तो जो अमाउंट होगी अब उस पर CI मिलेगा पर एनम के हिसाब से। तो अब जो रेट है वो तो सेम है 10% और ये अब कंपाउंड होगा एनुअली। तो देखिए 10% 3 years के लिए 1,000 और 1,331 ये बन जाएगा प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। तो प्रिंसिपल 1,000 और अमाउंट हो जाएगी 1,331 10% रेट पे। उसके बाद इन दोनों का गैप 331, ये है जो एक्स्ट्रा उसको अमाउंट मिला है वो है 4,96,500। तो अब देखिए कट करें इसको 331 पे, पहले जाएगा 1 पे 331, यहाँ से 5 6 और 1, उसके बाद 5। तो देखिए 5 पे जा रहा है ये, तो इसका मतलब कट हो गया ये 1,500 पे। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल आ गया वो आ गया 15 लाख। तो ये अमाउंट थी जो रमेश ने इन्वेस्ट की थी एक्सिस बैंक में। ऑप्शन हमारा C और इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, ए पर्सन हैड 40 लाख रुपीज़। एक पर्सन के पास 40 लाख रुपए हैं। ही डिपॉजिटेड 20 लाख इन एक्सिस बैंक एंड अदर 20 लाख इन यूको बैंक बोथ फॉर 2 years। उसने उसमें से 20 लाख रुपए एक्सिस बैंक में और दूसरे 20 लाख रुपए यूको बैंक में इन्वेस्ट कर दिए 2 years के लिए। द इंटरेस्ट अमाउंट ही गोट फ्रॉम एक्सिस बैंक इट वट % मोर और लेस देन द इंटरेस्ट अमाउंट ही गोट फ्रॉम यूको बैंक। हम बताना है कि जो उसको इंटरेस्ट मिला एक्सिस बैंक में वो कितने % ज़्यादा या कम है जो उसको इंटरेस्ट अमाउंट मिली यूको बैंक में उससे।
सो अब देखिए, एक तो जो मेथड है वो कि हम पूरी अमाउंट लेंगे और अलग अलग से इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों का हम डिफरेंस लेंगे और फिर परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बट ये हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए टोटल अमाउंट है जो वो एक्सिस बैंक के लिए भी 20 लाख है और यूको के लिए भी 20 लाख है। तो जो इंक्रीज डिक्रीज होगा वो जस्ट हमें सिर्फ हम कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज वैल्यू पे और उसी से हम डायरेक्टली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक्सिस बैंक पे जो लिमिट है वो है 12 लाख की, बट डिपॉजिट किया 20 लाख, तो एक्स्ट्रा मिलेगा उसको। एडिशनल फैसिलिटी वो है कि एसआई कन्वर्ट हो जाता है सीआई में। तो अब देखिए 10% की रेट पे 2 इयर्स का जो सीआई की रेट होगी वो हो जाएगी 10%, 2 इयर्स के लिए कंपाइल रेट हो जाएगी 21%। ये कैसे आया कि ये फॉर्मूला होता है कंपाइंड रेट का 2 इयर्स के लिए एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 100। एक्स फर्स्ट ईयर की रेट, वाई सेकेंड ईयर की रेट। तो यहाँ से 10 पुट करेंगे, 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 100 डिवाइड बाई 100, यहाँ से 1 आ गया तो ये आ गया 21। ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये रेट आ गई एक्सिस बैंक के लिए 2 इयर्स के लिए जो लगेगी 20 लाख रुपए पे। उसके बाद यूको के लिए लिमिट है 15 लाख की, डिपॉजिट किया है 20 लाख, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट लगेगा वो है कि 20% इंटरेस्ट ऑन एसआई इनकर्ड। तो जो एसआई बनेगा उस पर 20% इंटरेस्ट अलग से और मिलेगा। तो अब देखिए रेट है जो एसआई की यूको के लिए वो है 6%। 2 इयर्स के लिए एसआई की रेट पे वो बन जाएगा 12 प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि जो एसआई होगा उस पर 20% और मिलेगा। तो एसआई है 12 और उस पर 20%, तो 12 का 20% आएगा यहाँ से 2.4। तो टोटल जो अमाउंट आ गई वो आ गई 14.4%। ये आ गई यूको बैंक से। और अब हमें बताना है कि एक्सिस बैंक की जो अमाउंट मिलेगी वो कितने परसेंट ज़्यादा या कम होगी यूको बैंक से। तो देखिए एक्सिस बैंक में 21% और यूको पे है 14.4, तो डिफरेंस लेंगे दोनों का, ये आ जाएगा 6.6 डिवाइड बाई 14.4। परसेंट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखिए डेसिमल से ये डेसिमल कट गया, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे, ये कट होगा 36 पे और 100 का आएगा 25। 6 से कट करेंगे 6 टाइम्स और यहाँ पे 11, 25 मल्टीप्लाई 11, ये आ जाएगा 275 डिवाइड बाई 6। डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 35, तो लगभग ये 46% के आसपास आएगा। ऑप्शन हमारा ए 46% मोर आंसर। तो अगर अप्रोच पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, रेशमा वांट्स अ होम लोन ऑफ 8 लाख। रेशमा एक होम लोन लेना चाहती है 8 लाख रुपए का। शी गोज़ टू स्टेट बैंक एंड आफ्टर नोइंग द पॉलिसी अरेंजेस 12 लाख फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक एंड गेट एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 8 लाख। तो उसके लिए वो स्टेट बैंक गई और जब उसको पॉलिसी का पता लगा तो उसने अपने फ्रेंड्स की मदद से 12 लाख रुपए अरेंज किए और उसको डिपॉजिट कर दिया स्टेट बैंक में और उसको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया 8 लाख रुपए का। आफ्टर 4 years she wants to withdraw all her money, so she asks the bank to deduct the loan she had taken and give her the rest amount what amount she got। 4 साल के बाद उसने अपने सारे के सारे पैसे विदड्रॉ किए और जो अपनी लोन की अमाउंट थी वो उसने डिडक्ट करवा दी और बाकी अमाउंट उसको मिल गई। तो हमें बताना है कितनी अमाउंट उसको मिली। तो अब देखिए रेशमा ने इन्वेस्ट किए हैं 12 लाख रुपए स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक में लिमिट है 10 लाख की, तो 10 लाख 12 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे उसको एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी, वो है इंटरेस्ट फ्री होम लोन अप टू 10 लाख। तो उसको इंटरेस्ट फ्री होम लोन मिल गया 10 लाख रुपए तक का। तो अब देखिए 12 लाख उसने इन्वेस्ट किए, रेट है 4%, एसआई पे 4 इयर्स के लिए। कट करेंगे यहाँ से 2 0 से 2 0 कटेंगी। 16 मल्टीप्लाई 12, 16 को 10 से करेंगे 160 प्लस 2 से करेंगे 32, 192 और 3 0 एक्स्ट्रा, तो ये आ गया 1,92,000। ये उसको एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट मिलेगा 12 लाख रुपए डिपॉजिट करने के बाद वो है। तो अब जो टोटल अमाउंट हो गई रेशमा की वो हो गई 13,92,000। अब उसमें से उसने डिडक्ट करवा दिए जो अपने लोन वाले थे 8 लाख रुपए, तो जो बाकी अमाउंट उसको मिली वो थी 5.92 लाख। ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। A person wants to deposit 15 lakh in either Axis Bank or ICICI Bank. Which bank would give him more interest if he deposited his amount for 2 years? एक पर्सन है उसने डिपॉजिट करने हैं 15 लाख रुपीज़ आइदर एक्सिस बैंक और ICICI बैंक।
हमें बताना है कि किस बैंक में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो अपनी डिपॉजिट करता है अमाउंट 2 ईयर्स के लिए। तो अब देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट किस बैंक में ज़्यादा मिलेगा। तो जिस बैंक में रेट ज़्यादा होगी उसी बैंक में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो अब देखिए जो टोटल अमाउंट है 15 लाख, ये तो सेम है दोनों बैंक्स के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में डिपॉजिट किया उसने 15 लाख रुपए। तो जो लिमिट है एक्सिस बैंक की वो है 12 लाख। तो एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी उसको, वो है SI विल बिकम CI कंपाउंडेड एनुअली, कि SI कन्वर्ट हो जाता है CI में। तो देखिए 2 ईयर्स के लिए SI की रेट है 10%, जो कन्वर्ट हो जाएगी CI में। तो जो रेट हो जाएगी कंबाइंड वो हो जाएगी 21%। ये आ गई 2 ईयर्स की रेट एक्सिस बैंक के लिए। और दूसरा बैंक है ICICI, इसमें लिमिट है 12 लाख की, इन्वेस्ट करने 15 लाख। तो एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी, SI विल बिकम CI कंपाउंडेड हाफ ईयरली। SI कन्वर्ट हो जाता है CI में, और CI जो कंपाउंड किया जाता है वो हाफ ईयरली की रेट से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब रेट है जो ICICI में वो है 8%, हाफ ईयरली हो जाएगी 4%। और हमें फाइंड आउट करना है 2 ईयर्स के लिए। तो ये रेट हो जाएगी यहाँ से 4% फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट के लिए 4%, उसके बाद 4% नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, और लास्ट के लिए भी 4%। अब सभी को कंपाइल कर लेते हैं। देखिए 4% और 4%, अगर हम इन दोनों को कंपाइल करेंगे ये बनेगा 8.16%, और नेक्स्ट वाले 4 + 4 ये भी बन जाएगा 8.16%। अब हमें इन दोनों को कंबाइन करना है। अब देखिए वही फार्मूला अगर हम यूज़ करें, अगर हम 8% भी रेट मानेंगे तो ये बन जाएगा 16 + 8 × 8 64 / 100, तो ये हो जाएगा 0.64। तो यहाँ से रेट बनेगी 16.64। सो ये अप्रॉक्सीमेटली होगा 17% के आसपास। तो जो रेट आ गई ICICI बैंक में से वो आ गई 17%, और एक्सिस बैंक की रेट है 21%। तो जो रेट है वो एक्सिस बैंक की ज़्यादा है, तो इसका मतलब किस में इन्वेस्ट करना चाहिए उसको, एक्सिस बैंक में। ऑप्शन डी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पर्सन हैज़ 24 लाख, ही इन्वेस्टेड 11 लाख इन येस बैंक एंड रेस्ट अमाउंट इन एक्सिस बैंक बोथ फॉर 2 ईयर्स। एक पर्सन के पास 24 लाख रुपए हैं, उसने 11 लाख रुपए येस बैंक में और बाकी अमाउंट एक्सिस बैंक में 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दी। ही रियलाइज दैट ही कुड हैव गॉट मोर इंटरेस्ट इफ़ ही हैड इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन येस बैंक। हाउ मच लेस इंटरेस्ट ही अर्नड इन दिस इन्वेस्टमेंट। आगे हमें गिवन है कि अगर वो पर्सन सारी की सारी मनी अपनी येस बैंक में इन्वेस्ट करता तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता, और हमें फाइंड आउट करना है कि उसको कितना इंटरेस्ट कम मिला इस इन्वेस्टमेंट में जो उसने की है। सो करते हैं सॉल्व इसको। तो देखिए अब 11 लाख रुपए उसने येस बैंक में इन्वेस्ट किए हैं, लिमिट है येस बैंक की 10 लाख रुपए। तो अब एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी उसको, वो मिलेगी 12% इंटरेस्ट रेट। तो टोटल अमाउंट है 11 लाख रुपए, 11 × 10⁵ लिख सकते हैं हम, और रेट हो जाएगी 12%, 12 / 100। ये है 2 ईयर्स के लिए, 2 0 ये कट जाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 12 × 2 24, 24 × 11, 10 से करेंगे 240 प्लस 1 से करेंगे 24, 264, और एक्स्ट्रा 30, तो ये बन गया 2.64 लाख। इतने मिले उसको येस बैंक से। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सिस बैंक, बाकी अमाउंट बची 24 - 11 13 लाख, और लिमिट है जो एक्सिस बैंक की वो है 12 लाख। तो जो SI है उसका वो कन्वर्ट हो जाएगा CI में, और रेट है 10% की, बाकी अमाउंट है 13 × 10⁵ ये है उसका येस बैंक से, और ये आ जाएगा एक्सिस बैंक से। और रेट जो बनेगी 2 ईयर्स के लिए 10% 1 ईयर का है, तो कंबाइंड हो गए 21/100, 2 0 कट होंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा। 21 × 13, 10 से करेंगे 210 प्लस 3 से करेंगे 63 और ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 273। ये आ गया 2.73 लाख। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो ये बन गया यहाँ पे 7, 3 और 5, 5.37 लाख रुपीज़ जो उसको टोटल मिले जब उसने इन्वेस्ट किया येस बैंक में 11 लाख रुपए और 13 लाख रुपए एक्सिस बैंक में। अब उसके बाद अगर वो सारी की सारी मनी इन्वेस्ट करता येस बैंक में 24 के 24 लाख, तो देखिए उसके लिए टोटल जो बन जाता येस बैंक में 24 × 10⁵, और रेट जो हो जाती वो होती 12%, 12 / 100 2 ईयर्स के लिए, 2 0 से यहाँ पे कट होगा 3, 12 × 2 24, 24 × 24 ये हो जाता
5.76 लाख। और अब हमें बताना है डिफरेंस, 5.76 माइनस 5.37, तो यहाँ से ये गैप आ गया 39,000। ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूको बैंक कंटिन्यूड द करंट स्कीम एंड लॉन्च वन मोर इन विच इफ अ पर्सन डिपॉजिट more than 8 lakh, he will get a simple interest of 5% for initial 2 years and 10% thereof for unlimited time. For an amount of 20 lakh, the new scheme will fetch how much more interest in 5 years? यूको बैंक ने करंट स्कीम है जो उसको तो कंटिन्यू रखा और उसके साथ साथ एक और स्कीम लॉन्च की जिसमें कि अगर कोई पर्सन 8 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है तो उसको फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 5% की एसआई रेट पे और बाकी टाइम के लिए 10% की रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। सो हमें फाइंड आउट करना है कि 20 लाख रुपए पे न्यू स्कीम में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के लिए। सो अब देखिए जो अमाउंट है 20 लाख वो दोनों स्कीम्स के लिए सेम होगी, तो जस्ट अब हम इंटरेस्ट का डिफरेंस देख लेते हैं और पता चल जाएगा हमें कि किस में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और वो हम बाद में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट जो स्कीम है यूको बैंक में 20 लाख रुपये लिमिट है 15 लाख की, तो एक्स्ट्रा मिलेगा 20% जो एसआई होगा उस पर। और अब रेट हमें गिवन है एसआई की यूको बैंक में वो है 6%। सो 5 ईयर्स के लिए ये आ गया 30 प्लस एक्स्ट्रा जो मिलेगा 20% इसका, ये आ गया 6। सो ये आ गया करंट स्कीम के लिए टोटल 36% ये मिलेगा इंटरेस्ट। अब उसके बाद देखिए जो न्यू स्कीम है उसमें फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 5%, तो ये हो गया 10 प्लस नेक्स्ट अनलिमिटेड टाइम के लिए 10%, तो टाइम है बाकी 3 ईयर्स का, तो ये हो जाएगा यहाँ से 30, तो ये आ गया 40%। न्यू स्कीम में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आ गया 40%, और जो करंट स्कीम का है वो है 36, दोनों का डिफरेंस आ गया, ये आ गया 4%। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि न्यू स्कीम में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए 4% ऑफ 20 लाख 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, 2 जीरो कट होंगे यहाँ से, ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 8, और 4 जीरो और ऐड करेंगे 80,000, ये आ गया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो न्यू स्कीम में मिलेगा। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अगर अप्रोच पसंद आ रही है क्वेश्चन की ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केस लेट डी आई गिवन है, मैं अब देखते हैं हम डायरेक्शंस। स्मॉल फैमिली बिजनेस ऑफ कारपेंटर्स है 6 वर्कर्स ए बी सी डी ई एंड एफ। एक फैमिली है उसमें 6 कारपेंटर्स हैं ए बी सी डी ई और एफ। दे मेक ऑल काइंड ऑफ फर्नीचर्स लाइक अ चेयर सोफ़ा टेबल्स अलमीरा बेड एक्सेट्रा। और वो डिफरेंट टाइप्स के फर्नीचर्स बनाते हैं, चेयर सोफ़ा टेबल अलमीरा और बेड। सी कैन मेक अ सोफ़ा इन 40 days वाइल इफ़ ए जॉइन्स हिम देन बोथ कैन टुगेदर फिनिश इन 40/3 days। सी एक सोफ़ा को 40 days में कंप्लीट करता है, अगर उसको ए ज्वाइन करता है वो दोनों मिलके उस वर्क को 40/3 days में फिनिश कर देते हैं। तो अब देखिए सी 40 days में वर्क करता है, उसी को ए और सी मिलके 40/3 days में फिनिश कर देते हैं। टोटल वर्क आ गया यहाँ से 40, सी की एफिशिएंसी आ गई 1, ए और सी दोनों की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 3, तो सी की एफिशिएंसी है 1, ए की आ गई 2, तो ए को लगेंगे 20 days, तो यहाँ से ए के लिए टोटल डेज आ गए 20 सोफ़ा बनाने के लिए, सी के लिए आ गए 40। उसके बाद सी 7 years यंगर देन ए। सी की जो एज है वो 7 साल कम है ए से, लिख सकते हैं हम यहाँ पे सी प्लस 7 इज इक्वल टू ए। एफ विद ए कैन मेक द सेम सोफ़ा इन 12 days। एफ और ए मिलके उस वर्क को 12 days में कंप्लीट करते हैं। तो अब देखिए ए करता है 20 days में, एफ और ए ये करते हैं उसी वर्क को 12 days में। टोटल वर्क आ गया यहाँ से 60, ए की एफिशिएंसी 3, एफ प्लस ए की एफिशिएंसी आ गई 5, ए की है 3, तो एफ की एफिशिएंसी आ गई 2 को डिवाइड करेंगे हम 60 से, ये आ गया 30, एफ बना देता है उस सोफ़ा को 30 days में। नंबर ऑफ डेज आ गई डिफरेंट वर्कर्स के। नेक्स्ट देखते हैं, डी इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर इन द कंपनी एंड ए इज़ हाफ हिज एज। डी जो है वो ओल्डेस्ट मेंबर है उस कंपनी में और ए की एज डी की एज का हाफ है। डी है ओल्डेस्ट और जो ए की एज है वो डी की एज का हाफ है। डी वर्क्स विद हाफ द एफिशिएंसी ऑफ एफ। डी की जो एफिशिएंसी है वो एफ की एफिशिएंसी का हाफ है। तो अब देखिए डी का टाइम हो जाएगा वो एफ से डबल हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 2 60। एफ इज़ 5 year ओल्डर देन ए एंड एज ऑफ एफ एंड बी इज़ इक्वल। एफ जो है वो 5 साल बड़ा है ए से और एफ और बी की एज इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं हम एफ माइनस 5 इज़ इक्वल टू ए, और जो एज है एफ और बी की वो इक्वल है, ये हमें गिवन है।
और अब देखिए यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं कि ए की जो एज है वो डी की हाफ है, तो एफ माइनस 5 इज इक्वल टू डी बाई 2 आ गया। E is youngest member of the company and C is 50% more age than him while B is 150% more age than E। E जो है वो यंगेस्ट मेंबर है उस कंपनी का और C की जो एज है वो 50% ज़्यादा है E की एज से और B की एज 150% ज़्यादा है E की एज से। तो देखिए अब E यंगेस्ट और जो C की एज है वो 50% ज़्यादा है E की एज से, तो यहाँ से C की एज आ गई 3/2 ऑफ E और B की एज आ गई यहाँ से 150% मोर, इसका मतलब 5/2 ऑफ E। यंगेस्ट मेंबर टेक्स 20 मोर डेज दैन B टू मेक दी सोफ़ा अलोन, और जो यंगेस्ट मेंबर है वो 20 दिन ज़्यादा लेता है B से उस सोफ़ा को बनाने में। तो देखिए अगर B के लिए मान लें हम कि x डेज लगते हैं तो E को लगेंगे, यंगेस्ट मेंबर है E, उसको लगेंगे x प्लस 20 डेज। तो ये आ गए नंबर ऑफ डेज सभी पर्सनस के। और अब एज देख लेते हैं सभी की। सो एज के लिए देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में f और b की जो एज है वो इक्वल है और b की एज है 5/2 ऑफ e। इसको हम पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 5/2 ऑफ e माइनस 5 इज इक्वल टू d/2। और जो d/2 है वो हमें a के इक्वल गिवन है, तो इसको सारे का सारा हम यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ से बन जाएगा c प्लस 7 इज इक्वल टू 5/2 ऑफ e माइनस 5 और c की एज भी हमें गिवन है 3/2 ऑफ e। तो यहाँ से बनेगा 3/2 e वाले एक साइड लेके आएंगे माइनस का 5/2 e इज इक्वल टू माइनस 12। तो यहाँ से 1.5 माइनस 2.5 ये आ गया माइनस का e इज इक्वल टू माइनस का 12। सो e की एज आ गई यहाँ से 12, ये आ गई e की एज 12 ईयर्स, e की एज आ गई 12। उसके बाद सभी की देख लेते हैं अब। c की एज आ गई 12 मल्टीप्लाई 3 36/2 18, c की एज 18। b की एज 12 मल्टीप्लाई 5 60/2 30, b की एज आ गई 30। और f और b की एज सेम है तो f की एज भी आ गई 30। सो अब f की वैल्यू यूज़ करेंगे हम यहाँ पे 30 माइनस 5, ये हो गया 25 और d की एज आ गई 25 मल्टीप्लाई 2 50, d की एज आ गई 50 और a है जो वो है d की एज का हाफ 50 का हाफ 25। सो ये आ गई a की एज। सो सभी वर्कर्स की एज भी हमने फाइंड आउट कर लिया और नंबर ऑफ डेज जो उनको सोफा बनाने में लगते हैं वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब चलते हैं हम इससे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एवरेज एज ऑफ ए सी एंड ई इज़ वट % ऑफ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। हम बताना है कि एवरेज एज है जो ए सी और ई की वो कितने % है उस ग्रुप में जो ओल्डेस्ट मेंबर है उसके। देखिए ए सी और ई, ए की है 25, सी की 18, ई की 12, 18 प्लस 12 30 प्लस 25, ये हो गया 55/3। और जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है वो है डी, उसकी एज है 50। हम बताने हैं कितने % है। देखिए 2 से कट करेंगे, 52 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 110 डिवाइड बाई 3। यहाँ से डिवाइड करेंगे ये होगा 36 to 2/3। हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई एंड सी आर ब्रदर्स, ई और सी दोनों भाई हैं। देयर मदर इज़ 4 टाइम्स ओल्डर दैन ई, और उनकी जो मदर की एज है वो 4 टाइम्स है ई की एज का। देखिए ई की एज है 12 का 4 टाइम्स, मदर की एज आ गई 48। 4 years ago द रेशो ऑफ मदर्स एज टू फादर्स एज वॉज 22:25। 4 साल पहले जो एज का रेशो है मदर और फादर की एज का वो है 22:25। अब देखिए 4 साल पहले जो एज होगी 44 और जो रेशो है मदर और फादर की एज का वो है 22:25। सो 22 यूनिट्स इज इक्वल टू 44, 1 यूनिट 2। तो यहाँ से फादर की एज आ गई 4 साल पहले 50, प्रेजेंट एज फादर की आ गई 54। फादर्स एज टुडे इज़ वट % मोर देन मदर्स एज। हम बताना है फादर की जो आज की एज है वो कितने % ज़्यादा है उनकी मदर की एज का। देखिए 54 कितना ज़्यादा है 48 से 6 विद रिस्पेक्ट टू 48, ये आ गया 1/8, ये होता है 12.5%। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग एन अलमीरा एंड बेड वॉज गिवन टू ए, ए को कॉन्ट्रैक्ट मिला है अलमीरा और बेड बनाने का।
If it takes 50% more time to make an almirah and 300% more time to make a bed than a sofa, then how many days A will work alone to finish the work? A works on only one furniture in a day. आगे हमें गिवन है कि अगर A को 50% ज़्यादा टाइम लगता है अलमीरा बनाने में और 300% ज़्यादा टाइम लगता है बेड बनाने में सोफ़ा के कंपैरिजन में, हमें बताना है कि A को कितना टाइम लगेगा टोटल वर्क कंप्लीट करने में अगर वो एक दिन में एक ही फर्नीचर पे वर्क करता है। तो अब देखिए जो टोटल टाइम है उसका सोफ़ा बनाने का ए का वो है 20। तो सोफ़ा बनाता है ए 20 डेज़ में और उसके बाद 50% ज़्यादा टाइम लगता है उसको अलमीरा बनाने में। सो अलमीरा में टाइम लगेगा उसको 50% 10, 20 + 10 30। ये आ गया नंबर ऑफ़ डेज़ अलमीरा बनाने में। उसके बाद बेड के लिए टाइम लगता है उसको 300% ज़्यादा, 20 का 300%, ये आएगा 60, 60 + 20 80। सो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ 80 + 30 110। ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ चेयर हैज़ टू बी मेड विद इन 4 days। एक चेयर को बनाना है 4 दिन में। विच ऑफ द सेट शुड बी सेंट टू फिनिश द वर्क इफ द टाइम टेकन टू मेक अ चेयर इज़ 1/5 टाइम्स द टाइम टेकन टू मेक अ सोफ़ा बाय एनीवन इन द कंपनी। और हमें ऑप्शंस गिवन है, इसमें से हमें बताना है कि किस सेट को भेजा जाए उस वर्क को फिनिश करने के लिए कि अगर हर एक पर्सन को जो उस कंपनी में है उसको चेयर बनाने में 1/5 टाइम लगता है जो उसको सोफ़ा बनाने में लगता है उसका। तो देखिए सबसे पहले है सी और डी। तो देखिए सी लेता है 40 डेज सोफ़ा बनाने में, चेयर में लगेगा 1/5 8 डेज़ सी के लिए। उसके बाद डी का है 60, इसका 1/5 12। टोटल वर्क आ गया यहाँ से 24, एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। सब डिवाइड कर देंगे 24 को, दोनों की एफिशिएंसी 3 + 2 5, ये आ गया 4.8। बट हमें बनाना है 4 डेज़ में। सो फर्स्ट ऑप्शन हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं सी और एफ। तो सी के लिए 8 डेज़, उसके बाद एफ का टोटल नंबर ऑफ डेज 30 का 1/5 6। टोटल वर्क आ गया यहाँ से 24, 3 एफिशिएंसी सी की और एफ की आ गई 4। 24 × डिवाइड बाई 7, सो ये आ गया 3 पॉइंट समथिंग। तो ये करेक्ट आ जाएगा। सी और एफ हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डी और एफ। तो देखिए अब डी को लगते हैं 12 डेज़, एफ को लगते हैं 6 डेज़। टोटल वर्क आ गया 12, एफिशिएंसी 1 और 2। सो टोटल एफिशिएंसी आ गई 3, नंबर ऑफ डेज आ गए 4। तो इनको भी भेज सकते हैं डी और एफ को भी। तो अब देखिए सी डी और एफ बना देते हैं 4 दिन में। सो सी डी और एफ भी बना देंगे 4 से कम दिन में, क्योंकि एक पर्सन एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका मतलब सी डी एफ को भी हम भेज सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑप्शंस एक्सेप्ट ए आर करेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ए को छोड़ के बाकी किसी भी सेट को हम भेज सकते हैं उस वर्क के लिए। तो ऑप्शन हमारा ई इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ ए एंड बी कैन मेक अ सोफा टुगेदर इन 11 to 1/9 days, देन हाउ मैनी डेज वुड ई टेक टू फिनिश दैट वर्क अलोन। अगर ए और बी एक सोफ़ा बनाने में 11 to 1/9 days लेते हैं, तो हमें बताना है ई उस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। सब देखिए ए को लगते हैं 20 डेज़ और बी को x डेज़। तो यहाँ से टोटल वर्क हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए के लिए 20, बी के लिए x। टोटल वर्क आ गया यहाँ से 20x। एफिशिएंसी ए की आ गई x और बी की आ गई 20। और आगे हमें गिवन है कि जब दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो वर्क कंप्लीट हो जाता है 11 to 1/9 days में। सो टोटल एफिशिएंसी x + 20, x + 20 आ गई टोटल एफिशिएंसी। नंबर ऑफ डेज लगते हैं 11 to 1/9। सॉल्व करेंगे इसको 100/9 और टोटल वर्क है 20x। कट करेंगे 20 से 5 टाइम्स, तो यहाँ पे 5x + 100 = 9x। 4x = 100, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 25। तो 25 आ गए नंबर ऑफ डेज जो बी को लगते हैं वर्क को कंप्लीट करने में। और हमें फाइंड आउट करना है कि ई को कितना टाइम लगेगा। तो ई को देखिए x + 20, तो 25 + 20 45, ये हमारा आंसर आ गया। ई को लगेगा टोटल वर्क कंप्लीट करने में 45 डेज़। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का आंसर। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।